अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 10 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया और चैप्टर नंबर 10 एक ही एसएलओ पे मुश्तमिल था। एसएलओ था सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स that involve properties of regular polygons, triangles and parallelograms such as building architectural structures, fencing, tiling, painting, carpeting a room. इस एसएलओ में हमने स्पेसिफिकली पॉलीगॉन्स, ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना था और इन प्रॉपर्टीज को रियल लाइफ सिनेरियोस पे अप्लाई करना था। लास्ट लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज हमने देखी उन प्रॉपर्टीज को यहां पे समराइज करके दिखा दिया गया है। इंटीरियर एंगल क्या होता है वो हमने देख लिया, इसका फॉर्मूला भी हमने देखा जो नीचे मेंशन है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। सेंट्रल एंगल क्या होता है, जो वर्टिसेस के दरमियान बनता है जब आप उनको एक्सटेंड करते हैं इनसाइड, इसका फॉर्मूला था 360 डिवाइडेड बाय n। ये चीजें हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में और आज रिवीजन के तौर पे यहां पर ये डिस्प्ले की गई हैं। लेक्चर जो आज हमने स्टार्ट करना है डेट इज 10.1.2, ये सब हेडिंग मेंशन है एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स इसलिए जरूरी है कि पॉलीगॉन्स में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में ज्यादा से ज्यादा एरियाज ही इन्वॉल्व हो सकते हैं या एंगल्स हो सकते हैं जो हम देख चुके हैं। तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन को अंडरस्टैंड करने के लिए तीन चार छोटी छोटी चीजें हम रिवाइज कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। नंबर 1, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या है? अ सर्कल passes through all vertices of a polygon without crossing the polygon. A circle passes through all the vertices of a polygon without crossing the polygon. आसान अल्फाज में अगर एक सर्कल के अंदर जियोमेट्रिकल फिगर आप ड्रा कर देते हैं इस तरह से कि वो इंटरसेक्ट नहीं करती, टच करती है उसके फिगर के वर्टिसेस सर्कल को, तो ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है। सेंटर आइडेंटिफाई करना, क्योंकि सेंटर से हमने लेंथ मेजर करनी है, तो सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज बेसिकली द सेंटर ऑफ दिस circumscribed circle. After center, apothem. Apothem, the perpendicular distance from the center to mid of any side of a regular polygon is called apothem. ठीक है जी। एपोथेम क्या है? किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन कनेक्ट करेंगे वर्टेक्स साइड के मिड पॉइंट के साथ, यानी कि आसान अल्फाज में कहें राइट बाय सेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल टू द साइड ऑफ पॉलीगॉन। तो एपोथेम जो है वो परपेंडिकुलर होता है और मिड पॉइंट पे ये फॉल करता है और ये बेसिकली उस पॉलीगॉन में बनने वाली ट्रायंगुलर रीजन्स की हाइट को मेंशन करता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, हम एक पॉलीगॉन में डिफरेंट ट्रायंगुलर रीजन्स ही बनाने जा रहे हैं। उन ट्रायंगुलर रीजन्स की वजह से ही हमने इनका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एपोथेम क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू मिड ऑफ एनी साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। गॉट इट? ये एक तस्वीर सारे कंसेप्ट को समराइज करने के लिए। सर्कम सर्कल या सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या है? जो उस साइकिल जो पॉलीगॉन है उसके अराउंड ड्रा किया जा सके, उस पॉलीगॉन के वर्टेक्स जो है वो सर्कल के पॉइंट्स हो और वो इंटरसेक्ट ना करते हो।
ठीक है जी। एपोडेम परपेंडिकुलर से मिड पॉइंट तक जो लाइन ड्रा होगी परपेंडिकुलरली फ्रॉम सेंटर टू मिड पॉइंट, रेडियस सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस। गॉट इट? ठीक है जी। अब हम एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एरिया कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? एरिया हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे एक पॉलीगॉन को कई ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करके। जिस तरह यहां पे मेरे पास 3, 4, 5, 6 ट्राइंगल है, हेक्सागोन है। हेक्सागोन को मैंने 6 कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कन्वर्ट किया है, और अगर इन ट्राइंगल्स का एरिया मैं कैलकुलेट कर लेता हूं तो मैं बेसिकली इस हेक्सागोन का एरिया कैलकुलेट कर लूंगा। गॉट इट? इसमें लेंस को जो हमने लेबल किया है, ये एपोडेम था, इससे हमने ए कहा। ये बेस है, फुल बेस, इसे हमने एस कहा। गॉट इट? और एन जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, इस केस में ये 6 है। गॉट इट? तो बेटा किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया अगर आप निकालना चाहते हो और वो स्क्वायर से ऊपर की, क्वाड्रिलेटरल से ऊपर की चीज है, तो आप उसमें ट्राइंगल्स बनाते हो। गॉट इट? और ये सारी ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हैं, सेम टू सेम है, तो जो एक का एरिया वही सारों का एरिया। गॉट इट? अब एक ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है? हाफ बेस इंटू हाइट या बेस इंटू अल्टीट्यूड। यही हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। ये बेस हो गई एस, एपोडेम जो है वो इसका अल्टीट्यूड हो गया ए, तो हाफ एस इंटू ए। ये एक ट्राइंगल का एरिया आ गया। और क्योंकि मैंने टोटल एरिया फाइंड करना है, तो जो सिंगल ट्राइंगल का एरिया था, उस सिंगल ट्राइंगल के एरिया को मैंने नंबर ऑफ साइड्स से मल्टीप्लाई कर दिया। उस सिंगल ट्राइंगल के एरिया को मैंने नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास एरिया ऑफ एन एनगोन। एनगोन का मतलब इट कैन बी एनीगोन, ट्राइंगल, पेंटागोन, क्वाड्रिलेटरल में 4 कर देंगे उसको, सो ऑन सो फोर्थ। गॉट इट? यहां तक कोई सवाल किसी का? अच्छा, अब इसी को आगे जरा देखें। इसे मैं पेरीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, एरिया की एक और शक्ल बनाना चाहता हूं, ताकि अगर डाटा थोड़ा सा डिफरेंट होके आए तो मेरे पास कोई अप्रोच मौजूद हो कैलकुलेशन करने की। मैंने क्या किया? एन और एस को इकट्ठा कर दिया, नंबर ऑफ साइड्स और बेस को इकट्ठा कर दिया। ये नंबर ऑफ साइड्स और बेस मिलकर क्या बन गई? पेरीमीटर। याद है ना सबको? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ अ शेप, उसकी तमाम साइड्स को जमा कर दो। अब एक साइड क्या है? एस, और एन साइड्स कितनी हो जाएंगी? एन एस। तो ये जो एन एस है ये बेसिकली हमारा पेरीमीटर है। गॉट इट? तो इस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया हाफ इंटू एपोडेम या अल्टीट्यूड इंटू पेरीमीटर। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? इस वक्त एरिया निकालने के लिए 2 फार्मूले मौजूद हैं, हाफ बेस इंटू एपोडेम इंटू नंबर ऑफ साइड्स, या हाफ एपोडेम इंटू पेरीमीटर ऑफ दैट शेप। गॉट इट? यहां तक किसी का भी कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। आपकी एक्सरसाइज में से चंद सवाल मैंने ऐड किए हैं, वो चंद सवाल हम करेंगे और फिर इसे कंक्लूड करेंगे। चलें जी आगे। ओके, क्वेश्चन है जी, कैलकुलेटर्स अपने सामने रख लीजिए। क्वेश्चन है
Find the area of a regular octagonal traffic stop sign. ट्रैफिक स्टॉप साइन हमें गिवन है 10 इंच साइड्स एंड 12 इंच एपोडेम. ठीक है, 12 इंच एपोडेम एंड 10 इंच साइड एंड 12 इंच एपोडेम. आपको अगर लेट मी ड्रा इट इन ब्लैक, ये हो गया जी एपोडेम विच इज 12 हेयर और ये होगी बेस लाइन. विजिबल है बच्चों सबको? तो एरिया सिंपल कैसे निकलेगा? हाफ बेस इंटू एपोडेम इंटू नंबर ऑफ साइड्स. मुझे उसने खुद बता दिया कि जो साइड है यानी कि जो बेस है डेट इज 10 और एपोडेम जो है वो 12 है और ऑक्टागोन था तो n की जगह 8 आ गया. यह आ गया 60 इंटू 8 480 इंच था तो ये हो गया इंच स्क्वायर. इंच था तो ये हो गया इंच स्क्वायर. गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? क्या इसमें कुछ मुश्किल है? ओके, सीधे सीधे सवाल है. सिर्फ स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंट रहा करें तो आप हर चीज कर लें. आप सवाल में तस्वीर आ गई, डाटा बड़ा हो गया, इससे घबराया ना करें. अपने फार्मूला पे, अपनी अप्रोच पे कॉन्फिडेंट रहा करें. गॉट इट? नेक्स्ट लें जी, ये एक कैसल है. एक्सप्लोर कैसल डेल मोंटे इन अपोलिया इटली. इटली के किसी शहर अपोलिया में एक कैसल है, कैसल डी डेल मोंटे, with a regular octagonal shape and inner court yard. 8 कोने वाला कैसल है जी और इसके अंदर एक कोर्ट यार्ड भी है. वो कोर्ट यार्ड भी ऑक्टागोनल है. फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड द टोटल एरिया इंक्लूडिंग द कोर्ट यार्ड. तो पहले हमने टोटल एरिया फाइंड करना है. इसका डेटा भी इतना क्लियर है कि क्या ही बात है. ये देखें जी, कैमरा प्लीज. मुझे बेस गिवन है, मुझे बेस गिवन है, एपोडेम गिवन है, तो मैं टोटल एरिया फाइंड कर सकता हूं. एरिया ऑफ कैसल, ये टोटल एरिया अंदर बाहर सब कुछ मिला मिलू के हाफ बेस इंटू एपोडेम इंटू नंबर ऑफ साइड्स. बेस इसकी 25 है, एपोडेम 30.2 है और साइड्स जो हैं वो 8 हैं. तो ये 4 ज़रब 25 100 ज़रब तो ये आ गया 30 20 स्क्वायर फीट. गॉट इट? तो पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया. दूसरा सवाल कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड विद अ 14.5 फुट एपोडेम एंड 12 फुट साइड. ये जो अंदर बेटा ये काला हिस्सा नजर आ रहा है, इसको वो कोर्टयार्ड कंसीडर कर रहा है और इस कोर्टयार्ड का एरिया हमने अब निकालना है. एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, मैं इसे अगर A1 कह देता हूं और इसे A2 कह देता हूं तो हाफ. अब कोर्टयार्ड के लिए लेंथ कितनी है या फुट साइड कितनी है? 12 और एपोडेम है 14.5 और कोर्टयार्ड भी ऑक्टागोनल है तो 8 मल्टीप्लाई. ठीक है जी. Just do a quick calculation on calculator. 12 into लें जी 12 into 14.5 into 8 divided by 2 that is 696 square feet. ये हमें हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया.
तीसरे सवाल में क्या पूछा गया है? तीसरे सवाल में पूछा गया है डिटरमाइन द एरिया इनसाइड द कैसल एक्सक्लूडिंग द कोर्टयार्ड। तो टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इज इक्वल टू एरिया इन एक्सटीरियर ऑफ कोर्टयार्ड, कि कोर्टयार्ड के बाहर कितना एरिया है। तो टोटल एरिया 3020 स्क्वायर फुट था और कोर्टयार्ड जो सहन था उसका 696 स्क्वायर फुट था। तो ये एरिया 3 हमारा कितना आ गया? जस्ट डू अ क्विक सम। 3020 में से माइनस कर दीजिए 696, तो ये आ गया 2324 स्क्वायर फीट। गॉट इट? तो सीधा सीधे सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल है इसमें? एक दफा ये ब्लू ऑक्टागोन जो था इसका एरिया निकाला, वो ये आ गया। दूसरी दफा ये जो ब्लैक ऑक्टागोन था इसका एरिया निकाला, ये आ गया। फिर हमने इन दोनों के दरमियान में कितना एरिया था वो निकालने के लिए ये बड़ा एरिया A1 माइनस छोटे कोर्टयार्ड का एरिया A2, हमारे पास जवाब आ गया। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? ऑल क्लियर? चलें जी, आगे बढ़ते हैं। Bees construct their honeycombs using regular hexagonal cells. Each side of a hexagonal cell measures 1 centimeter and height of each cell is 1.5 centimeter. These bees have built honeycomb with 10,000 cells. Calculate the approximate area of the hexagonal cells in the honeycomb in square centimeter. तो ये भी सीधा सीधा सवाल है। हाइट उसने बता दी 1.5 और जो साइड है डेट इज 1। तो मेरे ख्याल से तो ये सब कुछ ही गिवन है। ठीक है, पहले एरिया ऑफ सेल निकलेगा। एरिया ऑफ ईच सेल को मैं A1 कह देता हूं, डेट इज हाफ। साइड कितनी है 1, एपोडेम कितना है 1.5 और 6 कोने वाली शक्ल है, तो ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। That is the area of a single cell in honeycomb structure. Full area of full 10,000 cells is equal to a 1000 multiplied by 10,000 multiplied by area of each cell, that is 45,000। ठीक है जी, 45,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये टोटल एरिया है। गॉट इट? कोई मुश्किल है इसमें स्टूडेंट्स? इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन बैंक में भी सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस हैं और आपकी एक्सरसाइज में भी इसी तरह के डिफरेंट सिनेरियोज मेंशन है। सिर्फ ये एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। इस एक फॉर्मूले को आप प्रैक्टिस करें, अच्छे तरीके से केस स्टडी करें, तो आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम। ओके जी, कल हम ट्रायंगुलर सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। इस हफ्ते के अंदर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग हम लॉजिक्स वाले चैप्टर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो फॉर्मेटिव है, टू सेव सम टाइम ओनली, और बाद में हम जो है उसे रिकॉर्ड करेंगे। हम स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी।
दैट इज इट फॉर टुडे।